नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली जी के जीएस क्विज कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी विलंब के और शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण एक सूचना कि आपके सामने जो डेली जी के जीएस क्विज कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं, ये विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जो कि आपको आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए लाभप्रद साबित होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि एथलीट फुट रोग की निम्न में से क्या वजह है? राइनो वायरस, आर्थोमिक्सो वायरस, या फिर ट्राइकोफाइटिन, या फिर वेरिब्रियो कॉलरेक। सभी लोग इसका आंसर करें, आप सभी लोग। और आंसर के देने के साथ साथ ना खुद को एक बार परखा करिए, एक टारगेट सेट करिए कि 10 क्वेश्चन है, चलिए मैं कितने कर पाता हूं। ठीक है, ऐसे में आपकी तैयारी में थोड़ा सा और अच्छा एक निखार आ सकता है। तो देखिए आज का क्वेश्चन है कि जो एथलीट फुट है वो किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोफाइटिन। क्लियर है प्यारे अभ्यर्थियों? बात करें ट्राइकोफाइटिन की, ये क्या है? तो देखिए ट्राइकोफाइटिन से ही आपका जो है तो एथलीट फुट नामक एक रोग होता है। अब जो आपका एथलीट फुट नामक जो रोग है, तो ये एथलीट फुट एक फंगल संक्रमण है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन है जो पैरों को प्रभावित करता है। ठीक है, यह खुजली और पैरों की जो उंगलियों के बीच में एक विशेष प्रकार के चकत्ते नुमा जो संरचना पड़ जाती है, जो फफोले पड़ जाते हैं, उनके द्वारा इसको पहचाना जा सकता है, इस एथलीट फुट को। ठीक है, यह पैरों के साथ साथ शरीर के किसी अन्य भाग में भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका एथलीट फुट रोग है उसका प्रमुख कारण क्या है? आपका ट्राइकोफाइटिन नामक एक फंगल डिसीज। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? देखिए वीडियो एग्जामिनेशंस 2016 में पूछा गया इसको कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर या फिर जौनपुर। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार हम बात करें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जौनपुर। ठीक है, लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों के बीच में से महिलाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश के जिले को अगर देखें कि जिसमें लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है तो वह है आपका जिला जौनपुर। ठीक है, जहाँ पे मतलब अगर लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो जौनपुर में प्रति 1000 पुरुषों के बीच में 1018 महिलाएं। जौनपुर के साथ साथ दूसरे नंबर पे आता है आपका जिला आजमगढ़, जहाँ 1000 पुरुषों के बीच में 1017 महिलाएं हैं। वहीं आजमगढ़ के बाद तीसरा हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का देवरिया, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों की दर में 1013 महिलाएं हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात के मामले में सबसे बड़ा जिला आपका जौनपुर, इसके बाद आजमगढ़ और तीसरे नंबर पर देवरिया। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था इसको। 1958, 1938, 1928 या फिर 1948। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना कब की गई? तो प्यारे अभ्यर्थियों बीसीसीआई की जो स्थापना हुई ना वो हुई थी आपकी 4 दिसंबर 1928 को। ठीक है, तो 4 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई आपकी। क्लियर? बीसीसीआई की स्थापना यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य था कि क्रिकेट क्षेत्र में जो ब्रिटिश एकाधिकार है, ठीक है, तो ब्रिटिश एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दिल्ली के रोशन आरा क्लब में जो कुछ खिलाड़ी थे, उन खिलाड़ियों के एक समूह द्वारा इस बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? 4 दिसंबर 1928 में की गई। ठीक है, बात करें बीसीसीआई के हेड ऑफिस की यानी हेडक्वार्टर मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय आपके वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चलें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया इसको। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? 1219, 1210, 1235 या फिर 1227। तो प्यारे अभ्यर्थियों चंगेज खां जिसका मूल नाम तेमुजिन आपने पढ़ा होगा इतिहास में। ठीक है, इतिहास के जितने भी प्रसिद्ध योद्धा रहे उन सभी प्रसिद्ध योद्धाओं में से नंबर 1 का एक योद्धा, ठीक है, जिसने भारत में भी कई बार आक्रमण किया। ठीक है, बात करें इसके जन्म की तो इसका जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया नामक देश में हुआ। और बात करें इसके मृत्यु की तो इसकी जो मृत्यु हुई वो 1227 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1227 ईस्वी में हुई, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। ठीक है, मंगोलियाई योद्धा था आपका चंगेज खां। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम स्माइलिंग बुद्धा का एक कूट नाम है। CPSI 2023 में पूछा गया इसको कि स्माइलिंग बुद्धा निम्न में से किसका एक कूट नाम रखा गया। भारत के प्रथम परमाणु बम परीक्षण का नाम था ये, भारत का प्रथम मानव रहित टैंक है स्माइलिंग बुद्धा, या भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक का नाम ये था, या फिर भारत का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है आपका स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा एक बार सोच समझ करके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में थोड़ा सा इसकी आने की एक बार संभावना है। ठीक है, चलिए तो एक बार देखते हैं स्माइलिंग बुद्धा क्या है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, भारत का जो पहला सफल परमाणु बम परीक्षण हुआ, ठीक है, भारत का पहला जो सफल परमाणु बम परीक्षण हुआ, ठीक है, आपके पोखरण 1 में हुआ 18 मई 1974 में, 18 मई 1974 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप आंसर समझिए, आंसर इसका सही होगा भारत का प्रथम परमाणु बम परीक्षण। ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हो तो आप तुरंत इसको टिक करिएगा। ठीक है, तो देखिए 18 मई 1974 में किया गया, ये भारत का पहला सफल परमाणु बम परीक्षण था। ठीक है, पोखरण 1 में, और पोखरण 1 में इस कार्यक्रम को, ये जो कार्यक्रम हुआ भारत के प्रथम परमाणु बम परीक्षण का यानी टेस्टिंग का जो कार्यक्रम था, इसका नाम रखा गया एक ऑपरेशन के तहत स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसका एक नाम है। ठीक है, ऑपरेशन का नाम है। और पोखरण आप पता ही जानते होंगे, पोखरण आपका राजस्थान में स्थित है, जहां भारतीय सेना द्वारा मतलब बम आधारित पोखरण टेस्ट रेंज का विस्फोट किया गया था। ठीक है, तो पहला परमाणु बम परीक्षण क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर हुआ। अगले नंबर पे चले, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है। नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका शीर्षक क्या है। देखिए माय लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, या फिर दूसरा मंडेला, या फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, या फिर मदीबा। देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया इसको। ठीक है, यदि आप में से कोई भी रेलवे की अगर तैयारी कर रहा है तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछा गया 2018 में इसको। तो देखिए नेल्सन मंडेला की जो जीवनी थी वो थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको आप लोग सही करिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जो हुए आपके, एक अश्वेत राष्ट्रपति हुए, नेल्सन मंडेला नाम था उनका। ठीक है, ये एक दक्षिण अफ्रीकी मतलब एक राजनीतिक और एक कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्होंने 27 अप्रैल, हमेशा याद रखिएगा ये डेट, 27 अप्रैल 27 अप्रैल 1994 यानी 1994 में राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो देखिए नस्लवाद को लेकर के, रंगभेद को लेकर के, गरीबी को लेकर, असमानता को लेकर के काफ़ी संघर्ष किया और इस पे बहुत अच्छा काम भी किया। ठीक है, नेल्सन मंडेला, और उनकी जो बायोग्राफी है वो क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगले नंबर पे चले, देखिए किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, यानी व्हाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। यूपी ट्रिपल एससी पर 2022 में पूछा गया था इसको, बीकानेर, अजमेर, जयपुर या फिर उदयपुर। ठीक है, किसे जाना जाता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं हम राजस्थान के उदयपुर शहर को। क्लियर हुआ। राजस्थान के उदयपुर शहर को व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर की स्थापना की बात करें, उदयपुर की स्थापना की बात करें तो 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे, महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह द्वारा की गई उदयपुर की स्थापना। ठीक है, इसकी खूबसूरत झीलों के कारण ना इसे पूर्व का वेनिस भी कहा गया है। ठीक है, इसे पूर्व का वेनिस भी कहा गया है। अच्छा, साल वर्ष भर पर्यंत मतलब कि यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं बाहर से भी। ठीक है, इसके कारण क्या है कि यहाँ पे जो संगमरमर की जो अनूठी संरचनाएं हैं, संगमरमर की इन अनूठी संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए उदयपुर को, राजस्थान के उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ। अगले नंबर पर चले, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ की अध्यक्षता किसने की। यूपीपीसीएल जेई 2022 में पूछा गया था इसको कि 1936 ईस्वी में जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता या फिर महात्मा गांधी। तो प्यारे अभ्यर्थी 1936 लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की, नोट करिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी अध्यक्षता। ठीक है, 1936 में जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक समाजवादी विचारों के प्रति एक बहुत अच्छा एक मतलब कि धक्का था, धक्का कह सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के रूप में मतलब कि समाजवाद को अपनाने का एक विशेष आग्रह किया था। यस, हम कह सकते हैं कि समाजवाद को अपनाने के लिए एक विशेष जोर दिया था। ठीक है, 1936 लखनऊ अधिवेशन के तहत। ठीक है, यहाँ से मतलब कि समाजवाद की एक विचारधारा जुड़ी थी कांग्रेस के अंदर। क्लियर हुआ। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करते हैं आज के करंट की क्वेश्चंस की। तो विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या 11 अप्रैल।
ठीक है, तो देखिए विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को। ये दिवस जो है तो जर्मन चिकित्सक और जो रसायनज्ञ थे आपके डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान को महत्व देने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें इसके विषय की तो 2024 की इसकी जो थीम थी वो थी होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी एक स्वास्थ्य एक परिवार, ये 2024 का विषय था। और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है इसे? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं आज के कुछ के लास्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्रॉथ या फिर लियो वाराडकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और युवा प्रधानमंत्री चुना है। ठीक है, इनसे पहले अगर हमने बात की थी, देखिए इससे पहले एक कक्षाओं में हमने बात की थी कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। एक क्वेश्चन था हमारे प्रीवियस क्लासों में से, तो वो थे आपके लियो वाराडकर। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लियो वाराडकर थे, लियो वाराडकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आपके कौन आए थे? अभी हाल ही में आयरलैंड ने साइमन हैरिस को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आज के कुछ का क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे बोर्ड का। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ना आप सभी लोग इसको एक बार नोट जरूर करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे। तब तक ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।